नमस्कार। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। उसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे सभी नोट्स उपलब्ध हैं। ये सभी नोट्स जो मिले हुए हैं वो एफआईएस के थ्रू हैं। मतलब एफआईएस के जो नोट्स हैं प्लस में उनके जो क्लास नोट्स हैं, उनको एक सबको मिक्सर करके लाया गया है। तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। वो समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है। राइट। तो क्या कहा गया है कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, इसमें जो मेन जो बात है वो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 1857 के पूर्व के विद्रोह, है ना, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके दो पार्ट होंगे। तो पहले में तो हम ये यहाँ तक जानने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्यों था, और पार्ट सेकंड में ये देखेंगे कि उसके बाद हुआ क्या। तो ये इम्पोर्टेंट कैसे बन जाता है, और इतना समझने के बाद हम ये देखते हैं कि कैसे होगा। देखो, कंपनी का शासन शुरू हो जाता है। देखिए, 70-65 से और 70-72 से, यानी कि जब बक्सर का युद्ध होता है, तब वहां पे कंपनी का शासन शुरू हो जाता है। या हम उसको भी कह सकते हैं, प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह 1857 में शुरू हुआ। भारत में लगभग कंपनी का शासन और संसद का शासन 90 साल चलता रहा। यानी कि कंपनी का शासन भी भारत में कितने रहा, 90 साल। और जो संसद का शासन भी रहा वो भी 90 ईयर्स रहा। 90 सालों के समय काल में कंपनी की जो भी गतिविधियां, चाहे वो आर्थिक गतिविधि हो, चाहे प्रशासनिक हो, सांस्कृतिक हो, या शिक्षा से संबंधित कोई भी गतिविधि हो, जो भी क्रिया की गई यानी कि इम्प्लीमेंटेड किया गया, उन गतिविधियों ने भारतीयों की चेतना में एक आक्रोश और एक असंतोष पैदा किया। यानी कि जो जितनी भी इनकी गतिविधियां थी, आर्थिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक गतिविधियां थी, इनकी वजह से जो भारतीयों की चेतना थी उसमें एक असंतोष व्याप्त हो गया। और इस आक्रोश की अभिव्यक्ति कब हुई, 1857 में हुई, और वो भी सामूहिक रूप से की गई। कब की गई, सामूहिक रूप से। क्या इन 90 सालों के समय काल में इस संतोष की अभिव्यक्ति नहीं हुई थी? यानी कि ये कैलकुलेशन ये है कि जो 90 ईयर्स यानी कि 1857 में जो अभिव्यक्ति हुई इस आक्रोश की, क्या इससे पहले नहीं हुई थी? हुई थी, लेकिन वो छोटे छोटे रूप में थी, सूक्ष्म रूप में थी। तो यहाँ पे है ना, तीन शब्द दिए हुए हैं। रिवोल्ट क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, फ्रीडम क्या होता है। आप उसको देख सकते हैं आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। यानी दोनों में अंतर है, इनको समझना जरूरी है। तो आगे क्या है कि सन 1765 और 1857 के बीच लगभग 40 से जैसे छोटे मोटे विद्रोह हुए थे। इनमें जो नेतृत्वकर्ता में जो शामिल थे वो राजा थे, नवाब, जमींदार, बड़े भूस्वामी थे। और विद्रोहकर्ता में कौन थे? किसान, दस्तकार, आदिवासी और पूर्व सैनिक, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पीड़ित थे। अब इस तरह से हमारे पास जो होता है ना, तो जो विद्रोह होती उनकी एक लिस्ट है। वो आप देख सकते हो यहाँ पे। एक सन्यासी विद्रोह है, पाटेगारों का विद्रोह है, बरेली का विद्रोह है, अलीगढ़ का विद्रोह है, पाइको का विद्रोह है, तुर्क का विद्रोह है, संबलपुर का है, बुंदेला है, संताल है, और सैन्य विद्रोह। इस तरह से आप इनको सबको रीड आउट कर सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। राइट। आगे देखिए। अब हम आज जो मैं कह रहा था कि हमारी जो क्लास का जो इम्पोर्टेंट मोटिव है वो है स्वतंत्रता संघर्ष के कारण, क्योंकि वही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें क्या हुआ था, हम वो चीज समझने की कोशिश करते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के कारण प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन मूलतः कितने साल चला, 90 वर्षों के केंद्रीय सरकार की नीतियों से उत्पन्न प्रभावों की प्रतिक्रिया थी। यानी कि यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है। क्या था कि प्रथम जो स्वतंत्रता आंदोलन था, वो 90 ईयर्स में जो केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, इनसे उत्पन्न जो प्रभाव थे उनकी प्रतिक्रिया थी। किन के माध्यम से? भारतीयों के माध्यम से। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अब पहला कारण मिलता है कि आर्थिक शोषण के का जो आर्थिक शोषण था वो कितना महत्वपूर्ण रोल निभाया इसके कारण में। तो हम ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि कितना कारण रहा होगा जो इसको बढ़ाया होगा। पहला है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मतलब पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया, खत्म हो गई। जमीन को संपत्ति में बदल दिया गया, यानी कि उसका कमर्शलाइजेशन कर दिया। श्रमिकों का शोषण हुआ। अब ध्यान से देखिए कि किन लोगों पे सबसे ज्यादा मुसीबत आ रही है, जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। कृषकों पर बढ़ता जो भूमि का लगान में वृद्धि हो गई थी। किसान लगान देने में सक्षम नहीं थे, इसके कारण भूमि को बेचना पड़ा, या सूदखोर या महाजनों जमीन को गिरवी रखना होगा। इस तरह से बहुत सारी पाबंदियां थी। जमींदारों में असंतोष की भावना थी। लगान की वृद्धि अत्यधिक होने के कारण इसका भुगतान करना इनके लिए संभव नहीं था।
परिणाम स्वरूप इनसे जमीन छीन ली जाती थी। किसान उत्पादों को सस्ते मूल्य पर बेचने के लिए बाध्य थे। कच्चा माल अंग्रेजों के मनमाने दाम पर बेचने के लिए बाध्य थे। ये जो मेन कारण है, ये आर्थिक कारण है। अब हम एक और कारण देखने की कोशिश करते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। वो क्या कारण है वो हम देखते हैं। दूसरा, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी तक जहां तक मैंने बताया वो क्या तुम्हें समझ में आया? क्योंकि इंपॉर्टेंट है समझना। तो अभी और कारण है, वो हम देख लेते हैं। वो कारण क्या क्या थे। ये स्लाइड आगे चली गई तो पीछे राइट। हाँ, आगे यही है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, 6 नंबर का क्या है कि अकाल, बाढ़, महामारी की स्थिति में आर्थिक सहायता का अभाव था और इसके लिए पलायन को बाध्य हुए। बेरोजगारी थी, यानी कि मशीनों के कारण दस्तकारों की बर्बादी हो रही थी। मजदूर कम से कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर थे। अंग्रेजी से पूर्व निजी प्रशासन में निम्न वर्ग अच्छे पदों पर पदासीन था। और राजा रजवाड़े खत्म होने पर ये पद भी खत्म हो गए। सेनाएं, धार्मिक गुरु, राजा रजवाड़े कला एवं साहित्य संबंधित जुड़े लोगों को आश्रय प्रदान करते थे। पुजारी और मौलवी बेरोजगार हो गए थे। तो इस तरह से था। दूसरा कारण था कि कंपनी के जो अंग्रेज अधिकारी थे ना, उनमें भयानक रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त था। बहुत ज्यादा करप्टेड था। आप इसको पढ़ सकते हैं कि अधिकारी, पुलिस, निचली अदालतों में अत्यधिक भ्रष्टाचार। पुलिस को इस समय जनता कोड़ की तरह, बीमारी की तरह समझती थी। लगान वसूली के किसानों से मारपीट किया जाता था। कुछ वर्ग को पुलिस का सहयोग मिलता था। कोर्ट धनी लोगों के पक्ष में था। कारण क्या था कि अत्यधिक फीस थी, महंगे वकील, घूस यानी करप्शन। परिणाम स्वरूप निचले वर्ग का रखवाली कोई नहीं, इसके कारण जीवन दूभर हो गया था। फिर प्रजातीय श्रेष्ठता थी। अंग्रेज अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और भारतीयों को असभ्य मानते थे। इसके कारण भी जनता में आक्रोश की भावना पैदा हुई, क्योंकि वो कोई किसी भी तरह का सामाजिक मेलजोल नहीं रखते थे। लेकिन एक मोटिवेशन मिला कि अंग्रेजों हार भी सकते हैं। तो ये कुछ युद्ध हैं जिनमें अंग्रेजों की हार हुई थी। और तीसरा है, जो इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा। लेकिन फिर क्या है कि अवध का विलय हो गया था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो 75,000 जनता सेना में थी ना, वो बेरोजगार हो गए। और डलहौजी की जो हड़प नीति को अपनाते हुए अवध का जब विलय किया गया, तो सेना में अंग्रेजों के प्रति प्रतिक्रिया थी। अत्यधिक कर के कारण सैनिकों के परिवारों को अत्यधिक कर देना पड़ रहा था। और नवाब के प्रशासन को खत्म कर दिया गया और साथ में सेना को भी खत्म कर दिया गया। इसके कारण इनमें शामिल सभी लोग बेरोजगार हो गए और टैक्स अदा न करने की स्थिति में 21,000 जमींदारों की जमीन बिक गई। कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भड़कने के पीछे लॉर्ड वेलेजली और डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये जो पिछले जो टॉपिक है, इनमें आप देख लेना कि उनकी क्या साम्राज्यवादी नीति थी। क्योंकि इन लोगों ने अनैतिक रूप से राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। तो वो क्यों, कौन कौन से राज्य थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक। क्या तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रहा है? देखिए, क्योंकि इन लोगों ने, अब ये पॉइंट्स हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। ये दोनों घोषणाएं भारतीय जनता को भी चौंकाने वाली थी। भारतीय जनता ने आत्मसम्मान पर इसको चोट चोट समझा। एक तो ये बात और एक ये बात। दूसरे कारण थे सामाजिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। ईसाई मिशनरी भारतीय धर्म का मजाक के खिलाफ, मजाक बनाते थे, इसके खिलाफ आलोचना करते थे, निंदा करते थे। इन्हें पुलिस संरक्षण भी प्राप्त था। और सन 1850 के कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन के बाद भी पैतृक संपत्ति पर अधिकार था, अगर आपने धर्म परिवर्तन को किया है तो। इससे धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिला। सरकारी खर्च पर पादरियों के द्वारा उपदेश दिया जाना, इसके कारण जनता में असंतोष व्याप्त था। ये तो हो गया धार्मिक कारण। फिर था धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, सांस्कृतिक का जो कारण था वो भी था। उसको भी हम देख लेते हैं कि क्या कारण था। भारतीय मान्यताओं और परंपराओं में हस्तक्षेप और बाल विवाह, सती प्रथा और नारी शिक्षा, इसकी वजह से भी भारतीय जनता में ये रूढ़िवादी थी, थोड़ी सोच परंपरावादी थी। इसमें जैसे अंग्रेजों ने इसमें हस्तक्षेप किया तो भारतीयों की चेतना ने इसको बर्दाश्त नहीं किया। आठवां क्या था, सिपाहियों का असंतोष था। लेकिन बिपिन चंद्र ने उन्हें वर्दी वाला किसान कहा और धर्म पर हस्तक्षेप सेना का भी स्वीकार नहीं था।
उस सन 1856 में जातीय चिन्ह के प्रयोग पर रोक, जैसे दाढ़ी रखना और पगड़ी पहनने पर रोक लगाया गया। सन 1856 के कानून के मुताबिक सेना में नई नियुक्तियों से आवश्यकता पड़ने पर समुद्री पार सेवा ली जा सकती है, लेकिन इसको भारतीय क्या माने जाते थे? जैसे मान लो ये भारत है और ये विदेश है, उनको यहाँ से यहाँ तक पहुंचना है, तो उनको एक समुद्र पार करना होगा। किसी भी देश, अगर कोई लॉक्ड कंट्री नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो जहाज में जाएंगे, तो जिस तरह का खाना अंग्रेज खाएंगे उसी तरह का भारतीय भी खाएंगे। और भारत की एक परंपरा रही थी कि अगर आप पानी में जाते हो ऊपर तो कुछ भगवान रूठ जाते हैं, उसकी एक परंपरा थी। तो भारतीयों को लगता था कि इससे हमारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। भारतीय सेना और अधिकारियों के बीच खाई थी, जबकि अंग्रेज सेना के साथ नहीं थी। तो ये हमारे पास और कुछ कारण है, और हम आगे और देख लेते हैं अगर है तो। हाँ, है थोड़े बहुत और, इसको देख लेते हैं। देखिए, भारतीय सेना के पास सुविधाएं भी कम थी, और मासिक जो वेतन था उनका 60 से 70 रुपए था। करियर में कोई संभावना नहीं दिखाई देती थी। उस सन 1856 के आसपास एक और आदेश जारी किए, इसके मुताबिक सिंध और पंजाब प्रांत में कार्य सैनिकों को जो विदेशी सेवा भत्ता मिलता था वो भी नहीं मिलना। इस तरह से ये हमारा जो पार्ट फर्स्ट वो कंप्लीट होता है। आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो पूछिएगा। हम अब नेक्स्ट वाले जो इसका पार्ट होगा उसमें जो पूरा टॉपिक है उससे रिलेटेड बात करेंगे, और इससे रिलेटेड जो PYQ है हम वो भी देखेंगे। ठीक है। ऑल द बेस्ट।